मूवी के शुरू में हम रीस नाम की एक टीनेज लड़की को देख पाते हैं। वो एक छोटे से रूम में लॉक्ड थी और इस रूम के चारों तरफ दीवारों पर हजारों टेलीफोन्स लगे हुए थे। सडनली इसमें से एक टेलीफोन जिसके ऊपर एक स्टिकी नोट लगा हुआ था वो रिंग होने लगता है। तब रीस इस फोन कॉल को रिसीव करती है और उसमें से एक ऑटोमेटेड वॉइस सुनाई देती है जो उसे रॉयल फ्लैश पे जाने पर कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अब इससे पहले कि वो समझ पाती उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, उधर रखी बाकी फोन्स भी रिंग होने लगती है और सभी में से सेम चीज सुनाई देती है। तभी अचानक टेलीफोन के अंदर से पानी निकलने लगता है और पूरे रूम में पानी भर जाता है। इस टाइम रीस की नजर सीलिंग पे अटैच्ड एक टॉयलेट के ऊपर पड़ती है तो उसे लगता है शायद इस टॉयलेट को फ्लश करने पर रूम का पानी खाली हो जाएगा। तब वो क्लाइंब करते हुए उस टॉयलेट की तरफ जाने लगती है पर उसे कहीं भी टॉयलेट का हैंडल दिखाई नहीं देता तो उसे लगता है शायद पानी में डूबने से उसकी मौत हो जाएगी। तब रीस खुद को संभालती है और उस स्टिकी नोट पर लिखा नंबर को पढ़ती है। लकीली तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो स्विम करके नीचे जाती है और इनमें से किसी भी एक टेलीफोन पर इस नंबर को डायल करती है। उसका ये प्लान काम आता है और टेलीफोन से एक सीक्रेट कंपार्टमेंट निकल के आता है जिसके अंदर टॉयलेट का मिसिंग हैंडल रखा था। रीस फौरन इस हैंडल को लेकर ऊपर जाती है और टॉयलेट में इसे फिक्स करती है। देन टॉयलेट को फ्लश करते ही रूम का सारा पानी निकल जाता है और इस तरह से रीस की जान बच जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं ये सब सच नहीं बल्कि ये तो वर्चुअल रियलिटी गेम में हो रहा था। रीस अपने वीआर हेडसेट को निकालती है। फिर हम देखते हैं वो एक ई स्पोर्ट्स सेंटर में है और उसके आसपास बहुत सारे प्रोफेशनल गेमर्स भी हैं। इसके कुछ देर बाद वो अपने घर लौट आती है और उसके डैड क्रिस के साथ डिनर करती है। रीस जब बहुत छोटी थी तब उसकी मॉम की मौत हो गई थी। तब से रीस अपने डैड के बहुत ही क्लोज है। देन इस रूम के लाइट्स फ्लिकर करने लगते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस तरह से पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक एक करके खराब होने लगते हैं। लेकिन क्रिस इन सब से अनजान था। उसे लगता है ये एक नॉर्मल पावर कट है पर रीस के फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और आउटसाइड वर्ल्ड से ये लोग पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुके थे। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से रीस के कंप्यूटर में आग लग जाती है। वो किसी भी तरह इस आग को तो बुझा देती है लेकिन उसका कंप्यूटर खराब हो चुका था। देन क्रिस कहता है इस ब्लैकआउट का बहुत ज़रूरत था, इससे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से कुछ देर के लिए ब्रेक मिलेगा। देन ये दोनों अपने आईपैड में उनकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगते हैं। रीस अपनी मॉम की फोटोज देखकर इमोशनल हो जाती है और ये देखते हुए काउच पर ही सो जाती है। देन आधी रात को उनके वेयर हाउस से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। रीस अपने डैड को बिना बताए ही इसे चेक करने जाती है। उसे उधर एक बुक मिलता है जिसका नाम था रेडियो फ्लैश। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स और ईएमपी भी कहा जाता है। दरअसल ये सब सामान उसके ग्रैंडफादर फ्रैंक का है जो कुछ सालों पहले इस घर को छोड़कर माउंटेन्स पे रहने के लिए चले गए थे। देन रीस नोटिस करती है टेबल के ऊपर एक डिसमेंटल्ड रेडियो स्टेशन रखा है। वो इसके सारे पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। देन इसके थ्रू अपने ग्रैंडफादर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो रिप्लाई भी देते हैं। फ्रैंक कहते हैं इस पावर कट को लेकर वो भी परेशान है। वो इसे एपोकैलिप्टिक कहते हैं। उनके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स के पूरे वेस्टर्न पार्ट में ये मिस्टीरियस पावर कट हुआ है और ये सब ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के साथ रिलेटेड है। फिर फ्रैंक क्रिस के बारे में पूछते हैं तो रीस कहती है क्रिस अभी सो रहे हैं। देन फ्रैंक कहते हैं कल सुबह होते ही क्रिस को रेडियो के सामने आने बोलना, मुझे उसके साथ कुछ बात करनी है, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। फ्रैंक चाहते हैं रीस और क्रिस इमीडिएटली इस घर को छोड़कर उसे माउंटेन पे ज्वाइन करे। उधर फ्रैंक ने प्लेंटी ऑफ सप्लाई स्टॉक करके रखा है। अब कॉल कट करने से पहले फ्रैंक उसे एक मैप और एक मोबाइल रेडियो देता है जो उसे माउंटेन तक जाने के लिए मदद करेगा। ये सब देखकर पता चलता है फ्रैंक ने इस सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपरेशन लेके रखा था। फिर सुबह होते ही रीस अपने डैड को इस सिचुएशन के बारे में बताती है। शुरू में क्रिस फ्रैंक के साथ बात करना नहीं चाहता था। वो कहता है फ्रैंक पागल है, तुम भी उससे दूर रहो। लेकिन रीस के बार बार इंसिस्ट करने पर क्रिस डिसाइड करता है वो एटलीस्ट एक बार फ्रैंक से बात करेगा। कुछ देर बाद ये दोनों वेयर हाउस में जाते हैं और रीस रेडियो ट्रांसमिशन को ऑन कर देती है। देन रीस यहाँ से चली जाती है और फ्रैंक एंड क्रिस एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करते हैं। फ्रैंक कहते हैं ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं बल्कि ये सब तो ईएमपी की वजह से हो रही है जो बहुत जल्दी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में फैल जाएगा और अगले 3 दिनों में सारे सप्लाईज भी खत्म हो जाएंगे। तो फ्रैंक के साथ माउंटेन पे रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये सब सुन के क्रिस कन्विंस हो जाता है एंड फाइनली इस घर को छोड़कर माउंटेन पे जाने के लिए राजी हो जाता है। कुछ देर बाद रीस एंड क्रिस पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बाहर का कंडीशन और भी खराब होने लगता है।
किसी को कुछ भी नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कब तक आएगी। इसी दौरान रीस एंड क्रिस अपनी कार में बैठकर माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते पर वो एक सुपरमार्केट में रुकते हैं कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं सारे लोग बेसिक चीज़ें यानी फूड और वाटर के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तब वो फौरन यहाँ से निकल जाते हैं। उनकी तरह हजारों लोग भी इस सिटी को छोड़कर भाग रहे थे, इसलिए ब्रिज के ऊपर ट्रैफिक जैम हो गया था। कुछ घंटों तक इस तरह से फंसे रहने के बाद सभी लोग परेशान हो चुके थे। तब एक आदमी अपनी कार से दूसरी कार को ठोक देता है, जिससे ये रोड ओपन हो जाती है। तो क्रिस और रीस भी अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं। दिन आधी रात को रीस की जब आंख खुलती है तब वो नोटिस करती है वो लोग एक इंटरसेक्शन को मिस करके गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ये देखते हुए क्रिस कार के ऊपर से कंट्रोल खो देता है और एक पेड़ के साथ उनकी कार ठुक जाती है। अगली सुबह क्रिस रीस को जगाता है और उसकी इंजुरीज चेक करता है। रीस को कोई भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन क्रिस के सर पे चोट लगने से खून निकल रहा था। देन ये दोनों डिसाइड करते हैं इस नदी को फॉलो करते हुए फ्रैंक तक पहुंचेंगे। दूसरी तरफ फ्रैंक भी उन्हें लेकर परेशान था, क्योंकि सुबह तक इन दोनों को इधर पहुंच जाना चाहिए था। इसी दौरान क्रिस ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तो रीस सजेस्ट करती है हमें थोड़ी देर इधर बैठकर रेस्ट करनी चाहिए। तब रीस नोटिस करती है क्रिस के हाथ और पीठ पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। वो फौरन उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। फिर कुछ देर बाद ये दोनों अपना जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद क्रिस की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तब रीस फौरन मदद के लिए भागने लगती है एंड फॉर्चुनेटली उसे एक फार्म हाउस और ग्लिन नाम का एक फार्मर मिल जाता है। ग्लिन रीस को देखते ही फौरन उसके साथ जाता है और क्रिस को अपने घर पे ले आता है, बट अनफॉर्चुनेटली क्रिस को होश नहीं आता एंड फाइनली वो ब्रीथ करना बंद कर देता है। ये देखकर रीस रोने लगती है, क्योंकि क्रिस उसका ओनली पेरेंट था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। फिर रात को ग्लिन और रीस मिलकर क्रिस को दफना देते हैं। अगले दिन ग्लिन डिसाइड करता है वो रीस को उसके ग्रैंडफादर के पास पहुंचा देगा, तो इसलिए ये दोनों निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक उनके लिए इंतज़ार करते हुए परेशान हो चुका था, तो वो डिसाइड करता है वो खुद ही जाएगा उन दोनों को ढूंढने। कुछ घंटे ढूंढने के बाद फ्रैंक को उनकी कार दिखाई देती है। फिर रास्ते को फॉलो करते हुए जाने पर उसे ग्लिन का फार्म हाउस मिल जाता है। वो अंदर जाता है चेक करने, तो सोफे पे उसे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। देन बाहर जाने पर उसे एक रिसेंटली यूज्ड शोवल और क्रिस के कपड़े मिलते हैं। फिर वो उस जगह को भी ढूंढ ही लेता है जहां पर क्रिस को दफनाया गया था। फ्रैंक समझ जाता है कि क्रिस अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन रीस अभी भी मिसिंग है, तो उसे ढूंढना होगा। दूसरी तरफ रोड पर जाते हुए ग्लिन नोटिस करता है एक आदमी रोड के साइड पर खड़ा होकर मदद मांग रहा है। ग्लिन को इस आदमी के ऊपर शक हो गया था, सो फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन वो रीस को ट्रेलर के बैक साइड पे जाकर छुपने के लिए कहता है। ग्लिन का शक सही था, क्योंकि इस आदमी के पास एक गन थी और इससे वो ग्लिन को शूट कर देता है। फिर ये आदमी ट्रेलर में बैठकर इसे ड्राइव करने लगता है और रीस तब भी ट्रेलर के पीछे छुपी हुई थी। कुछ देर बाद वो एक कार रिपेयरिंग शॉप में रुकता है और एक ट्रक से गैसोलीन चोरी करने लगता है। तभी अचानक एक हंटर आके इस आदमी को शूट कर देता है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के रीस यहाँ से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में ये हंटर उसे पकड़ लेता है और उसके सर पे एक बैग डाल देता है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलती है तब उसके सामने एक ओल्ड लेडी बैठी थी। वो कहती है तुम बिना बताए मेरे प्रॉपर्टी में घुस आए हो और इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ फ्रैंक को ग्लिन की बॉडी मिलती है और ये देखकर उन्हें रीस के लिए और भी चिंता होने लगती है। इधर डिनर करते हुए ये ओल्ड लेडी रीस को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। उनका बेटा बिली जो एक हंटर है और उनका ग्रैंडसन क्वीन जो बहुत ही शाई टाइप का लड़का है। रीस नोटिस करती है बिली हमेशा विदाउट एनी रीज़न क्वीन को मारता है और उसका इंसल्ट करता है। फिर रीस एक्सप्लेन करती है वो किस तरह से इधर पहुंची है और उसे जल्द से जल्द उसके ग्रैंडफादर के पास जाना है। लेकिन इन सब से इस ओल्ड लेडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो रीस को यहाँ से जाने नहीं देगी। आज रात को वो उसे एटिक पे रहने के लिए कहती है। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण रीस एटिक पे चली तो जाती है, लेकिन रात भर वो इधर रहना नहीं चाहती। तो जैसे ही ये लोग सो जाते हैं तब वो मेन गेट के पास जाती है, लेकिन लॉक को खोलते ही उसकी आवाज़ ओल्ड लेडी को सुनाई देती है और वो फौरन बिली को रीस के पीछे भेजती है। रीस भागने की कोशिश तो करती है, बट फाइनली बिली उसे पकड़ लेता है। फिर रीस को जब होश आता है तब वो एक बैग के अंदर थी और ये बैग पेड़ से लटक रहा था। इसी दौरान एक बहुत बड़ा बियर इधर आ जाता है और रीस को खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिली इधर आता है और बियर को शूट कर देता है। दरअसल उसने रीस को यूज़ किया था इस बियर को पकड़ने के लिए। फिर बिली उसे एक स्टोर रूम के अंदर लॉक करके रख देता है और एक हफ्ते तक उसे इस तरह से छोड़ देता है।
देन बिली जब उसे बाहर ले आता है तब ओल्ड लेडी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम इधर ही रहो और बिली एंड क्वीन में से किसी एक का पार्टनर बन जाओ। पर रीस इसे रिफ्यूज करते हुए कहती है इससे अच्छा वो स्टोर रूम में कैद रहना पसंद करेगी। देन फिर से रीस को स्टोर रूम में लॉक करके रख दिया जाता है और इस बार उसके हाथ और पैर दोनों को ही बांध दिया गया था। रीस अब किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहती है। वो इन रस्सियों को काट कर खुद को फ्री तो कर लेती है, लेकिन उसके पास यहाँ से भागने का कोई भी प्लान नहीं था। और तभी क्वीन इधर आता है। वो चुपके से रीस को देख रहा था। रीस को पता है इन तीनों में से बस क्वीन ही है जो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए रीस उससे मदद मांगती है। अब क्वीन अपनी दादी और डैड के मिसबिहेव से परेशान हो चुका था, इसलिए वो भी राजी हो जाता है। वो रीस को स्टोर रूम से बाहर निकाल लेता है और दोनों मिलकर यहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह बिली को जब पता चलता है कि ये दोनों इधर नहीं है तो वो फौरन उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्वीन और रीस के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। ये दोनों घर से काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन तभी बिली उनके ऊपर गोली चलाता है। लकीली ये गोली किसी को भी नहीं लगी थी। तभी ये दोनों भागने लगते हैं, पर वो समझ चुके थे कि इस तरह से वो लोग बिली से बच नहीं सकते। वो लोग एक लेक के पास पहुंच चुके थे, तो ये दोनों पानी के नीचे छुप जाते हैं और बिली उन्हें ढूंढते हुए आगे निकल जाता है। तब क्वीन एंड रीस पानी से बाहर आते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन बिली उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। फाइनली वो उन्हें पकड़ लेता है। क्वीन के साथ उसकी फाइट होती है और तब उसकी गन नीचे गिर जाती है, पर रीस इसे उठाने से हेजिटेट करती है। बट कुछ ही देर में वो रियलाइज करती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बिली क्वीन को मार देगा। तब वो गन उठा लेती है और बिली को शूट कर देती है, पर नहीं, ये काम उसने नहीं बल्कि उसके दादाजी फ्रैंक ने बिली को शूट किया था। इसके बाद क्वीन और रीस फ्रैंक के साथ माउंटेन पे रहने लगते हैं। ये पूरी दुनिया अभी भी ईएमपी के आफ्टर इफेक्ट से सफ़र कर रही है, पर इस माउंटेन पे जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सब कुछ अवेलेबल था। इसके बाद क्वीन जब रीस का लैपटॉप ओपन करता है तब वो देखता है उसके फ्रेंड्स ने उसे बहुत सारे मैसेजेस सेंड किए हैं। दैट मीन्स पावर आउटेज प्रॉब्लम फाइनली एंड हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।